नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन परिवार में। उम्मीद है सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि एक हमारी सीरीज चल रही है परिणाम सीरीज, तो उसमें जीएस वाला पोर्शन मैं ही देख रहा हूँ। तो इतिहास विषय की कुछ क्लासेस मेरे द्वारा ली जा चुकी हैं, आपने उनको 1 से 2 बार रिवाइज किया होगा। आज पॉलिटी की कुछ आर्टिकल्स के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बताऊंगा। एक एक करके मैं सारे आर्टिकल आपको 395 के 395 करा दूंगा विद इन 1 वीक। बट आपको सारे 395 आपको याद नहीं करने, जो इंपोर्टेंट हैं, जो याद करने हैं, वो ही मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, एक और चीज करनी है आपको कि जितने भी आर्टिकल होंगे, जो भी आर्टिकल मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको उनको सिर्फ सुनना है और जिसको मैं अंडरलाइन इंपोर्टेंट कर दूं उसको आपको टिक कर लेना है। दिल्ली पुलिस में वही एग्जाम आर्टिकल पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आपके एक भी क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन जितना मैं करूंगा वो डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन लेना है कि हमें क्या क्या चीजें इसके बारे में आती है। आपके माइंड में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, तब आपके माइंड में वो चीजें याद आएंगे और उसी को याद करते हुए तुरंत आप कहाँ उस आर्टिकल पर क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा संविधान जो बना, हमारा संविधान जो बना, उस संविधान को समायोजित कुछ इस तरीके से किया गया कि जिससे पढ़ने वालों के लिए भी और जिसका जो उसको अमिटमेंट में लाए उसके लिए भी वो आसान हो जाए, ठीक है। सबसे पहले कहीं पर भी कोई भी जनता रहेगी, लोग रहेंगे, तो उसके लिए एक लैंड चाहिएगा ना, पर्टिकुलर एक लैंड होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। तो उस भूभाग को ही क्या बोल देते हैं हम, राज्य या राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले तो वो होना चाहिए। उसके बाद में क्या, अब वहां पर कोई कुछ लोग रहेंगे। अब जब लोग रहेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ उनके पास अधिकार होने चाहिए ना, सिटीजनशिप उसी को, तो वो उसके बाद में आ जाता है आर्टिकल, सॉरी भाग 2 आ जाता है, नागरिकता। अब जब नागरिकता भी मिल गई, हमारे पास लैंड भी है, तो फिर उनके कुछ अधिकार भी होंगे। तो वो कौन से होते हैं बेटा, फिर मूल अधिकार, ठीक है। और फिर जब मूल अधिकार हो जाएंगे तो उसके बाद में उसके लिए क्या चाहिएगा हमें, फिर चाहिएगा डीपीएसपी, कुछ नीति निर्देशक तत्व जिनके अनुसार वो काम करेंगे वहां पर, ठीक है। अब जब तीनों चारों चीज होगी, फिर उसके बाद हमें और किस चीज की नीड होगी, उनमें कोई एक नेता होगा, कोई केंद्र पालिका होगी, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, जुडिशियरी आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारे आर्टिकल जुड़ते हुए चले गए हैं, ऐसे ही भाग हमारे जुड़ते चले गए हैं। तो अभी हमें स्टार्टिंग में करना क्या है, सिर्फ 1 से 35 तक के आज मैं आर्टिकल्स कोशिश करूंगा आपको मूल अधिकार तक के कंप्लीट करा दूं, ठीक है। और जहां तक हो पाएगा अभी देखते हैं, नहीं हो पाएगा तो फिर बीच में क्लास को रोक देंगे, उसके बाद में दूसरी क्लास में ले लेंगे कुछ आर्टिकल को। परंतु जल्दबाजी हमें किसी चीज की नहीं करनी है, आप सिर्फ सुनना है, ठीक है। तो आर्टिकल, पहली बात तो भाग एक क्या कहता है, भाग एक कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 1 में कही गई है बात। क्वेश्चन यहां से बनता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात किस भाग में कही गई है, तो भाग 1 में। और भाग 1 का भी आर्टिकल 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, कि उसका संघ का नाम क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र कहां से कहां होगा। तो इंडिया दैट इज भारत, हमारे भारत का नाम, दोनों नाम दिए गए हैं, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भी नाम है और भारत भी नाम है, ठीक है। और ये कहां बात कही गई है, ये संघ का नाम आर्टिकल 1 में, ठीक है। राज्य क्षेत्र, इसका कौन कौन सा भूभाग है, कहां तक का हमारा भारत है, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कन्याकुमारी से आगे भी हम अगर हम जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट तक, इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, ठीक है। और पश्चिम में किबी गुहार मोती से लेकर किबीथू तक, गुहार मोती पश्चिम में गुजरात में पड़ता है, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, भूभाग है, ठीक है। इसमें अब केवल हम मेनलैंड को ही नहीं कहते, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, दमन द्वीप है। तो ये और जो हमारे द्वीप हैं उनको मिला करके वो भी हमारे भारत के ही हिस्से हैं, ठीक है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसी में आ जाएगा। दूसरा आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कौन किसी नए राज्य को कैसे प्रवेश दिलाया जाएगा या उसकी स्थापना कहां कही जाएगी, वो आर्टिकल 2 में कही गई है बात। जैसे कल को अगर बांग्लादेश हमारे साथ शामिल होना चाहे, उस नए राज्य को अगर हम अपने में मिलाना चाहें, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। या कल को पाकिस्तान की बुद्धि अलग हो जाए, वो ही कोशिश करे कि हाँ भाई हमें भारत में मिलना है, तो क्या होगा, नए राज्यों का प्रवेश इसमें हो जाएगा। या अदर किसी स्टेट का, जैसे सपोज दैट तिब्बत है,
नेपाल है, नेपाल का कुछ हिस्सा भारत में प्रवेश करना चाहे, या और भी बहुत सारे आइलैंड है, वो अगर भारत में प्रवेश करना चाहें तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू आ जाएंगे। आर्टिकल 2A ये निरसन हो चुका है, इसका कोई महत्व नहीं है। तीसरा, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, जैसे कि अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो नया राज्य नए राज्य में से बना ना, पुराने किसी राज्य में से बना, या उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना था 2000 में, ठीक है, या बिहार से झारखंड बना था, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, तो वो किस में आ जाता है, हमारा नए राज्यों का प्रवेश। और उनका नामकरण कहां होगा, तो वो भी हमारा इसी में, ठीक है। और उनकी सीमाओं में परिवर्तन, जैसे किसी की सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए। अभी मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश से जो मिलता हुआ भारत का बॉर्डर है ना, उसकी कुछ सीमा में परिवर्तन किया गया था, कुछ त्रिपुरा से, शायद त्रिपुरा से या किसी से, वो उसको दिया गया था कुछ हिस्सा बांग्लादेश को, और कुछ गांव बांग्लादेश से भारत में ले लिए गए थे, ठीक है। तो उनका सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन जो होगा वो किसमें होगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। अब आते हैं हम बेटा आर्टिकल 4, ठीक है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। 2 और 3 के लिए कोई भी विधि जो बनाई जाएगी वो इस अनुसूची में परिवर्तन होगा, अनुसूची 3 और 4 में। ये इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। तो यहां से अगर आप कांस्टेबल के हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। वहीं अगर पीसीएस के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कंफ्यूजन कहां ज्यादा रहती है, आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में, ठीक है। 2 तो क्या है, कहता है किसी अदर राज्य का, कोई अदर कंट्री है उसका प्रवेश अगर भारत में जोड़ना चाहते हैं हम, तो वो तो 2 को कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि तीसरा, कोई भारत का ही हिस्सा, कोई भारत का ही राज्य है, आपस में टूट करके कोई नया राज्य बन रहा है, एक ही राज्य में से 2 राज्य बन रहे हैं, तो उसके निर्माण के लिए हम ये बात कह सकते हैं। या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं तब हम इस बात को कह सकते हैं, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो भी हमें आर्टिकल 3 में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। तो हमारा जो भाग 1 था, होपफुली वो सभी को समझ आ गया होगा। भाग 1 क्या कहता है, आइए फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण किस भाग में है, तो भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, हमारे संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक होगा, तो संघ का नाम भारत, यानी संविधान में लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया भी नाम है और भारत भी नाम है संविधान में। दूसरी बात, इसका राज्य क्षेत्र कहां से होगा, उत्तर में लेकर के इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, पश्चिम में गुहार मोती से लेकर के पूर्व में किबिथू तक। फिर से हम समझते हैं एक बात को, जैसे ये हमारा भारत है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर में यहाँ पर इंदिरा कॉल है, साउथ में इंदिरा पॉइंट है, केवल यहीं पर नहीं है इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। जैसे ये हमारा अंडमान निकोबार है बना हुआ, और तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है ना वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 सुनामी में डूब गया, अब नहीं दिखाई देता। इधर जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ना वो कौन सा है, गुहार मोती, जो हमारा गुजरात में, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किबिथू, वहां तक पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, इसका राज्य क्षेत्र होगा फिलहाल के लिए। अगर कोई कल को कोई नया राज्य भारत में प्रवेश करना चाहे, सपोज दैट बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल, उसका कोई हिस्सा अगर भारत में प्रवेश करना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्रवेश करेगा, ठीक है। अगर भारत का ही कोई राज्य अलग होना चाहे या उसकी सीमा में परिवर्तन होना चाहे, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, या फिर बिहार से झारखंड और एमपी से छत्तीसगढ़, इस तरीके का अगर कोई परिवर्तन होना चाहे या किसी के नाम में परिवर्तन करना, तो वो अनुच्छेद 3, जैसे उड़ीसा का नाम क्या किया गया, ओडिशा, ठीक है। असम का नाम क्या किया गया, असोम, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, वो इन दोनों में 2 और 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा उसके संबंध में है, वो आपको याद नहीं करना, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है, कांस्टेबल के हिसाब से। चलिए तो अब हम चलते हैं भाग 2। भाग 2 क्या है बेटा, सिटीजनशिप, नागरिकता। अब जब लैंड हो गया, लैंड के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। अब हमारा सिटीजनशिप भी तो होनी चाहिए, कौन गारंटी लेगा कि हाँ हम यहाँ के निवासी हैं या यहाँ के निवासी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता किस भाग में कही गई है संविधान के, तो भाग 2 याद रख लेना, भाग 2 नागरिकता, भाग 2 नागरिकता, भाग 2, 1 से 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 5, और हाँ नागरिकता के लिए अनुच्छेद कितने, 5 से 11, 5 से 12 मत कर देना कहीं पर भी,
5 से 11। देखो एक बार यहां से फिर से समझ लीजिए, भाग 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। भाग 2 5 से लेकर के 11 तक, और भाग 3 मूल अधिकार को लेकर के है 12 से लेकर के 35 तक। ये रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। आगे के भी मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। फिलहाल इतना देख लेना। अभी के लिए आपको इतना देखना है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब हमारा संविधान अमेंडमेंट में आ गया, प्रारंभ हो गया, कब हुआ? बन करके तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। लागू भी हो गया था तब, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। उसके कुछ अनुच्छेद बचा करके रख लिए थे। क्यों? क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। तो 26 जनवरी को स्पेशल डेट बनाने की वजह से हमने संविधान को पूर्ण रूप से जो आत्मार्पित किया वो 26 जनवरी 1950 को किया। तो संविधान पूरी तरीके से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के लागू होने पर जो नागरिकता होगी वो अनुच्छेद 5 में कही गई बात है। छठा क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखिए एक स्पेसिफिक डेट दी हुई है, हालांकि इसका अब कोई रोल है नहीं, ठीक है। भारत से पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो जब हमारा बंटवारा हुआ था ना, कुछ पाकिस्तानी जो लोग भारत की तरफ आए, कुछ भारत के पाकिस्तान में चले गए, तो उनको एक स्पेसिफिक डेट दे दी गई थी। इस डेट के बाद में अगर भारत में आए हैं ना, तो उनको ही क्या भारत का नागरिकता माना जाएगा। अगर वो डेट नहीं है, उस डेट के बाद में आए हैं, तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 7, इनका इंपोर्टेंस अभी के लिए फिलहाल खत्म हो गया है। अनुच्छेद 7, क्योंकि वो मर गए होंगे उस टाइम के, तो आए भी होंगे तो मर गए होंगे उस टाइम के, तो काफी पुरानी बात होगी वो। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ये इंपोर्टेंट है, एक पर्पज से इंपोर्टेंट है। जो यहां से पाकिस्तान गए थे, कल को कोई पाकिस्तान का आकर के कहने लगे कि जी मेरे पास तो ये है, मैं भारत का नागरिक हूं, तो दिखाओ भाई कहां से भारत के नागरिक हो। उसको ये दिखा दिया जाएगा कि आप इस स्पेसिफिक डेट से पहले आप वहां चले गए थे, तो आप यहाँ के नागरिक नहीं है। अगर कल को कोई आकर के ये चीज क्लेम करने लगे, तो अनुच्छेद 7 ये इसी बात की गारंटी लेता है। 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जिनको क्या बोल देते हैं हम? ओसीआई कार्ड धारक। अब तो खैर मर्ज कर दिए गए, ओसीआई एनआरआई वगैरह ये मर्ज कर दिए गए। तो जो भारत के बाहर रह रहे हैं ना और भारतीय नागरिक हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, उसको लेकर के अनुच्छेद 8। सपोज दैट कल को मैं हूं तो भारत का नागरिक, लेकिन मैं रह रहा हूं कनाडा में, मैंने अभी सिटीजनशिप भारत की नहीं छोड़ी है, पासपोर्ट भारत का यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम कभी भी कहीं पर भी जाएं कि एक टाइम में एक ही देश का पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम भारत के पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये किनके अधिकारों से संबंधित है? चाहे वो 10 साल 20 साल से रह रहा हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या किसी भी कंट्री में रह रहा हो 10 साल 20 साल से, लेकिन पासपोर्ट भारत का यूज कर रहा है, तो उसके कुछ अधिकार होंगे। वो अधिकारों को लेकर के अनुच्छेद 8 ये कहता है, क्योंकि उसने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी, तो इसलिए वो भारत में वोट भी देने का अधिकार रखता है, ठीक है। उसके और भी फंडामेंटल राइट्स उसके भारत के लागू रहेंगे, क्योंकि उसके पास भारत का पासपोर्ट यूज कर रहा है। वो कल को वो नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने सुना है कि अक्षय कुमार, उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, कनाडा की नागरिकता रखते हैं वो, ठीक है। या फिर आप अदनान सामी का नाम सुना होगा एग्जाम्पल के लिए, वो पाकिस्तानी है, नागरिक है, लेकिन वो भारत में रहते हैं और उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, ठीक है। तो उनके अब वो भारतीय नागरिक है, ये देखा जाता है। उसके बारे में मैं और काफी डिटेल में बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। 9वां क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। देखो कल को कई ऐसे हैं, जैसे सपोज दैट प्रियंका चोपड़ा, अभी मुझे नहीं पता कि उन्होंने नागरिकता भारत की छोड़ी है नहीं छोड़ी, उन्होंने अमेरिकन से शादी कर ली है, या प्रीति जिंटा, उन्होंने किससे, निक जोनास, पता नहीं कौन है वो, दूसरे हैं, या माधुरी दीक्षित, डॉक्टर नेने वगैरह, या और भी कोई भी एग्जांपल हो ले लो। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का है और उसने सिटीजनशिप अदर कंट्री की ले ली है, तो उसकी नागरिकता यहाँ की नहीं रहेगी, वो यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा किसी भी हाल में। एम्बेसी उसकी यहाँ की उसको लिए मदद उस हालात में नहीं करेगी कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो वो अनुच्छेद कौन सा कहता है? 9। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना ये दोनों, ये वाले। अब आता है अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। कब तक आपके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे? ये यहां पर एक क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में डाल देता है। अब आप कहोगे कि नागरिकता के अधिकार क्या हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है? नहीं।
अगर आप जन्म से भारत के नागरिक है ना, आपकी नागरिकता के अधिकारों का बने रहने से मतलब नहीं है। ये नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये उनके लिए है जो बाहर देश से आए हैं और भारत की नागरिकता ले ली है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अदनान सामी का, उन्होंने क्या किया है कि वो है पाकिस्तानी नागरिक और यहाँ भारत में काफी दिनों से रह रहे हैं और भारतीय, भारत के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है वो, तो उनके पास पासपोर्ट अब किसका यूज कर रहे हैं, वो भारत का, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में करते हैं वो भारत के नागरिक बने रहने। अगर कोई ऐसी गतिविधि में पाए जाते हैं जो देशद्रोही या देश विरोधी गति, तो उनके अधिकार हटा लिए जाएंगे, उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, क्योंकि आप उस देश के थे, जाइए आप उसके। हाँ, अगर हम भारत के हैं और हम अगर ऐसी किसी गतिविधि में पाए जाते हैं या हम कुछ भी करते हैं, हम पर देशद्रोह राजद्रोह वो मुकदमे तो चल जाएंगे, लेकिन हमारी नागरिकता नहीं ली जाएगी। कारण पता है क्यों? अगर हमारी नागरिकता ले ली जाएगी तो हम जाएंगे कहां, फिर जाएंगे कहां? ओरिजिन तो हमारा यही था ना, जन्म से। ये कारण होता है। तो ये किसके लिए है? केवल ध्यान रखना जो कोई विदेशी है और उसने भारत की नागरिकता ले ली है। आ गया ना समझ में? ठीक है, अब 11वां आता है, 11th नंबर, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद नागरिकता के अधिकारों के लिए टाइम टू टाइम क्या करती रहती है? अमेंडमेंट करती रहती है, चेंज करती रहती है। जैसे अभी क्या आया था, पीछे एक लॉ बनाया हमारी गवर्नमेंट ने, संसद ने बनाया कि जो 6 साल से ज्यादा से भारत में रह रहा है ना, 3 देशों के हिंदू, 3 देशों के हिंदू, हिंदू में कौन कौन काउंट किए थे उन्होंने? केवल हिंदू के लिए नहीं बोला था, मुस्लिमों को छोड़कर या अदर किसी धर्म को छोड़कर उन्होंने कहा था बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के हिंदू, सिख या अदर जो हैं मुस्लिम्स को छोड़ करके, जो वहां माइनॉरिटी में रहते हैं, वो अगर भारत में रह रहे हैं और 6 साल से ज्यादा का समय हो गया तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये किसने किया गया? ये संसद ने किया गया। तो संसद टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको मिलेगा। तो अभी संसद ने कितना किया हुआ है? 6 ईयर्स आपने यहाँ पर बिताए हुए हैं, आप इन दोनों तीनों देशों के नागरिक हैं, बट आपको या तो हिंदू के अंदर आना चाहिए, हिंदू में सिख भी आते हैं और पारसी भी आते हैं और हमारे हिंदू तो आते ही आते हैं, तो वो क्योंकि इन तीनों देशों के होने चाहिए, वहां पर माइनॉरिटी में, इसलिए ये कानून बना दिया गया। क्लियर है ना? समझ आ गया होगा। अब आते हैं मूल अधिकार। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम ऐसा देखा होगा जिसमें आपको मिलेगा ही यहां से क्वेश्चन, पहले से लेकर 51A तक रट जाओ, एक एक आर्टिकल, एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके वहीं से फंस जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन पक्का फंस जाएंगे। ठीक है, सभी आर्टिकल नहीं पूछे जाते, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि 141D क्या है या 147D क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट है वही पूछता है एग्जामिनर, उसको भी पता है कि आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, ना कि एक डीएम या फिर आपको एक कोर्ट के जज। कोर्ट के जज के लिए वो एग्जाम का लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो उसके हिसाब से ही पूछता है। फिर देखिए यहाँ परिभाषा दी गई है राज्य की, राज्य क्या है? अब आपको पता होगा राज्य क्या है, कोई बताएगा राज्य क्या है? हर एक राज्य के मैं यहाँ पर इसको अगर मैं क्लेरिफाई करूं ना और ज्यादा डिस्क्राइब करूं तो आप इसको पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाएगी कि राज्य क्या है, राज्य में क्या क्या आता है। राज्य में प्रत्येक ऐसा संस्थान, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, आप भी राज्य हैं, मैं भी राज्य हूं, जहां पर आप अपील कर सकते हो वो राज्य है। ये सोच लीजिए, आप किसी एक की बात, दूसरे एक की कंप्लेन या एक की शिकायत दूसरे से कर सकते हैं, ऊपर उच्च अधिकारी से, वो हर एक राज्य में आता है। हम एक पर्टिकुलर, मैं खुद एक राज्य में आता हूं। ठीक है, तो राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, वो राज्य की ही ड्यूटी है, कुछ को हटा दिया गया है। ठीक है ना? जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, शायद उसको, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो देखना पड़ता है, उसमें चेक करना पड़ेगा। तो राज्य में कौन कौन है? राज्य ये नहीं करेगा। और हाँ, ये भी चीज पूछी जाती है कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है। या इसमें आप जहां भी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, आपको सिर्फ ये लिखेगा राज्य ये नहीं करेगा, राज्य इस प्रस्ताव का अंत ये करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, उसे रोकने के लिए ये राज्य पर प्रतिबंध लगाता है। मूल अधिकार राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या करते हैं? वो राज्य को निर्देश करते हैं सकारात्मक, कि राज्य ये करेगा, राज्य खाने पीने की व्यवस्था करेगा, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए व्यवस्था करेगा, पोषण की व्यवस्था करेगा, आंगनबाड़ी खुली हुई है ना, या 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उसकी प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव, कि ये करेगा। यहाँ पर नेगेटिव, ये राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्लियर होगी ना बात? तो अब देखिए समझते हैं इसमें।
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां, यानी मूल अधिकारों को कम करने के लिए क्या क्या विधि बनाई जा सकती है, क्या क्या कानून, आपके लिए नहीं है, और ज्यादा डीप पूछा जाता है। जनरली इन दो से नहीं पूछा जाएगा आपको, 12-13 से। इंपोर्टेंट जो होता है वो पहला मूल अधिकार कौन सा है हमारा, ये समता का अधिकार। समता मतलब समानता। अब कैसे कैसे 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष क्या है, समानता की बात कही गई है। अब समझिए, समानों में समान की बात कही गई है। विधि कानून के सभी सामने सभी समान है। अब आप ये कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि कानून के सामने सभी समान है, जबकि कोई एक एमपी है या एमएलए है, वो निकल करके जा रहा है, उसके लिए तो रोड पर रोक देते हैं, या कोई एक मंत्री निकल करके जा रहा है तो उसके लिए तो रोड रोक देते हैं, जाम लग जाता है, लाल बत्ती कर देते हैं सबको कि आप नहीं जाएंगे, पहले उसको पास करेंगे। आप तो कानून विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, कानून के लिए सभी समान है। ऐसा नहीं है, समानों में समान की बात कही गई है। जहां इक्वल है ना, इक्वल में इक्वल, एक ग्रेड, आपकी कल को जॉब लग जाएगी, आपका एक ग्रेड दूसरे ग्रेड में पहुंच जाओगे आप, उनमें समान होने चाहिए हो आप, ठीक है, उनके लिए बराबर कानून होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 में बात कही गई है। अगर इसमें रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है तो फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। सब विधि में समानों में समान की बात कही गई है। 15वां क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। देखिए किसी को राज्य क्या नहीं करेगा, सुन लीजिए, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर नहीं करेगा, जाति के, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा। ये कौन कर इसको रोकेगा, राज्य, अगर कहीं पर ऐसा भेदभाव होता है। अभी आप जाइए, आप यहाँ के रहने वाले, आप केरला में जाकर के बस जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर तो आपको कहीं पर भी जा सकते हैं, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में मराठी के लिए कर रहे हैं। बेटा वो सरकार नहीं कर रही है, वो एक पर्टिकुलर एक संगठन है, ठीक है, कुछ लोगों का संगठन मिला हुआ है जो कि मराठी बोलने के लिए ज्यादा प्रमोट कर रहा है, या तमिल भाषी में तमिल लोग ज्यादा करते हैं हिंदी भाषी के लिए, वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन कर सकते नहीं, वो भी गलत है वैसे तो धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग की, कोई लड़का है या लड़की है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति के आधार पर कोई अपर कास्ट का या लोअर कास्ट का, इसके आधार पर कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश की, इसका मूल वंश वहां का है, सपोज दैट मैं यूरोप का हूं और मेरे पास भारत की नागरिकता है, और इस आधार पर कोई मेरे साथ भेदभाव करे, या कल को मेरी घरवाली कहीं बाहर अदर कंट्री की है और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मेरा जो बच्चा है उसके साथ मूल वंश के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, मेरी स्वतंत्रता है। पढ़ेंगे आगे। 16वां क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी को अवसर की समानता प्रोवाइड कराई जाएगी लोक नियोजन में। इसी को समान मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी वो इसी को मान करके कि एक पिछड़ा तबका हुआ उस समान अपर क्लास वालों के साथ में समान इक्वल राइट टू इक्वल करने के लिए लोक नियोजन, यानी कि सरकारी सेवाओं में सबको बराबर करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है, क्योंकि हमारे ये अनुच्छेद 16 में कही गई है बात, ठीक है, चाहे वो 27% ओबीसी का आरक्षण रहा हो या अदर्स का आरक्षण रहा हो, मैं आरक्षण के ना फेवर में ना उसके विरोध में। अब आते हैं अनुच्छेद 17, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अनटचेबिलिटी, ठीक है, इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना, कई बार पूछता है। अस्पृश्यता का अंत, किसी को इस आधार पर अस्पृश्य अनटच नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई तुम अपर कास्ट के हो या तुम लोअर कास्ट के हो या तुम फलाने धर्म के हो या तुम उस धर्म से बिलोंग करते हो, इस आधार पर आपको अनटच नहीं किया जाएगा। आप किसी को भी टच कर सकते, किसी को भी मतलब का ये नहीं कि आप किसी फीमेल को या किसी अदर्स को, मतलब आपके साथ भेदभाव नहीं, छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे पहले कि वो हमारी खाट पे क्यों बैठ गया, गांव में होती थी ना, या हमारी कुर्सी पे बैठ गया, या हमारे घर में आया है तो चप्पल उतार के आया, उधर बैठ, या कोई अपर कास्ट का है तो वो ऊपर खड़े होकर खाना खाएगा या दूसरे नीचे खाएंगे, तो इस तरीके का भेदभाव, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, उसको मनाही की गई है। ये अनुच्छेद 17 में कही गई है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, इंपोर्टेंट है 17, 18, 19 ये सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान कर लेना। उपाधियों का अंत, उपाधि कैसे, आप डिग्री नहीं ले सकते कोई भी, कल को आप राजा की कि मैं तो सम्राट हूं, जैसे अब हमारा आलोक कहने लगे मैं तो सुप्रीम लीडर हूं, है ना, आलोक कोई उपाधि लेकर के बैठ जाए तानाशाह की, है ना, या आलोक कोई अलग कोई उपाधि ले ले तो वो नहीं ले सकता, सिर्फ दो मामलों में ले सकता है, एक सेना का दिया हुआ कोई टाइटल, ठीक है, या फिर एक शिक्षा से संबंधित कोई डिग्री ले सकते हो आप, उससे अलग आप कोई डिग्री नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी गई थी, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, या सम्राट अशोक,
ठीक है, सम्राट के सम्राट अशोक को सम्राट की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है, तो ये कोई उपाधि नहीं ले सकते हो, तो उन सब का अंत है, ठीक है। अब आते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान करना। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। देखिए इसमें 5-6 चीजों की बात कही गई है। बोलने की स्वतंत्रता है आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, अपने आप को प्रोनाउंस करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, युक्त युक्त, ऐसा नहीं है कि गाली देकर के, कल को आप डीएम के सामने गाली देकर के मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मैं तो बोलूंगा, मैं तो अभी सचिन भैया को गाली दूंगा कि हाँ भाई तुम मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मैं तो गाली दूंगा, ऐसा नहीं होता। युक्ति युक्त आप बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात कहीं पर भी रख सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर व्यक्त करना है तो आप अपना आंदोलन करते हैं ना, वो इसी को लेकर के तो करते हैं, आप मूवमेंट करते हैं, आप कहीं पर भी जाकर के इकट्ठे हो जाएं 10-20 लोग, आप इकट्ठा हो सकते हैं, हथियार बंद नहीं, हथियार नहीं होने से आप इकट्ठे हो सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। परंतु जब कोई सरकार सत्ता में होती है ना, तो वो करती क्या है, बेवजह कुछ ना कुछ ऐसे कानून है उनको लाद करके कि यहाँ पर 144 लगा दी गई है, और कुछ भी नहीं बचता तो सब डीएम या आईएसपी 144 पकड़ते हैं, लगा करके बैठा देते हैं कि 144 लागू है यहाँ पर और आप इकट्ठे नहीं हो सकते। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप आंदोलन कर सकते हैं कहीं पर भी, मूवमेंट, ठीक है, तो वो इसी में आता है। अभिव्यक्त करना, आपको गुस्सा है, कल को मुझे गुस्सा व्यक्त करना है, आप विदेशों में जाते हैं, विदेशों में गुस्सा टी शर्ट उतार के कर देते हैं विदेशों में, या हम लोग काली पट्टी पहन करके अपनी टी शर्ट पे काली पट्टी बांध करके जा रहे हैं, तो वो भी एक अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने गुस्से को, या काले झंडे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, अपने गुस्से को अभिव्यक्त कर रहे हैं। या मौन रहना, मौन रहना भी इसी में आता है, अभिव्यक्त करना, मैं तो नहीं बोलूंगा कुछ भी, मौन रहूंगा, ठीक है, तो वो सारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है इसमें। अनुच्छेद 19 कहता है इस बात को। 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दो संधि के संबंध में संरक्षण। 20 और 21, जैसे कल को कोई अपराध कर दिया, आलोक ने कोई अपराध कर दिया और उसको क्या है कि दो सिद्धि, उसको अपनी जो दोष है ना उसको सिद्ध कराने के लिए आप उसको संरक्षण है, वो अपने मनपसंद का वकील ले सकता है, वो कानूनी सलाहकार ले सकता है, उसको कभी रोक नहीं सकते। और ध्यान रखो, आपातकाल के समय दो ही ऐसे मूल अधिकार हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, 20 और 21, बाकी सभी आपके जो फंडामेंटल राइट है वो सारे इमरजेंसी के टाइम में सारे क्रॉस हो जाएंगे। इमरजेंसी लगी हुई है और आप कहने लगो मुझे तो बोलने की स्वतंत्रता है, मैं तो घूमूंगा, नहीं, इमरजेंसी लगी हुई है, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 रहेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आपको जीने रहे, आपको कोई जबरदस्ती ये नहीं कर सकता कि आप अपनी सांस रोक करके अपने आप को मार लो, ठीक है, आपके पास स्वतंत्रता है, आप अपने परिजन को, जो भी जिसकी भी एक्सपायर हुआ है, जो भी खत्म हुआ है, उसको चाहो तो जलाओ, चाहे तो उसको दफनाओ, ये आपकी स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये इमरजेंसी के टाइम पर भी निश्चित नहीं होती, ठीक है, खत्म नहीं की जा सकती। तो 20 और 21 ये कई बार पूछा गया है, इसको डबल ट्रिपल जितनी बार भी इंपोर्टेंट लिख सको माइंड कर लेना, ठीक है। अब आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण शोषण, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जैसे सपोज दैट महिला है, उसको रात को आप अरेस्ट नहीं करके ले जा सकते, अब प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी टाइम है उसका या कुछ भी और टाइम है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको अरेस्ट करके आप जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है, कुछ कंडीशंस कुछ दशाओं के लिए वो लगाई गई है, तो गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है, ठीक है, वो 22। अब आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट जितना भी है, आज के टाइम में काफी हो रहा है एक्सप्लोटेशन सभी का, ज्यादातर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पीड़ित तो है, एक्सप्लोटेशन काफी अच्छे लेवल पर हो रहा है, बड़ा अधिकारी छोटे की कर रहा है, प्राइवेट कर्मचारी का कंपनी कर रही है, ठीक है, और कर ही रहे हैं सभी जगह, सरकार दूसरे का कर रही है, कार्यकर्ताओं का कर रही होगी, जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं कर रही होगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक के लिए कह रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। और जबकि इसको रोकने का काम किसका है, सरकारों का, ठीक है, हमारी कार्यपालिका का, और इसके ऊपर देखरेख करने के लिए कौन है, न्यायपालिका। हमारे फंडामेंटल राइट को, हमारे संविधान का संरक्षक कौन है, हमारी न्यायपालिका। और माननीय न्यायपालिका अगर ना हो, या माननीय हमारे न्यायमूर्ति ना बैठे हों, तो क्या हो जाएगा फिर हमारे यहाँ पर, डिक्टेटरशिप, ठीक है, वो देखते रहते हैं इस चीज को, संविधान का कहीं पर एवोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका रोकथाम तो नहीं चल रही है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या कहता है 23, मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, जैसे दास ले जाए जाते थे ना, ट्रेड किया जाता था मनुष्य का, और दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, जैसे उसको जबरदस्ती किसी काम में धकेल नहीं सकते, लेकर के नहीं जा सकते कि 4 दास बेच दिए हमने, यानी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। और बलात्श्रम यानी जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता किसी को भी, ठीक है, इच्छा है तभी करेंगे आप काम, ठीक है। आपने देखा नहीं है कंपनी में 8 घंटे अलाव है जैसे काम करना, और उसके बाद कंपनी नहीं करा सकती आपसे काम जबरदस्ती, 8 घंटे ही अलाव है, लेकिन कई बार 12 घंटे करके आ रहे हैं या 13-14 घंटे और भी करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं। उसने एक एक टर्म निकाल रखी है, क्या, ओवर टाइम, ओवर टाइम का लगा करके उसका अलग वेजेस दे करके वो कराती है, इसलिए 8 घंटे से ज्यादा नहीं है, तो ये मानव का वो जबरदस्ती काम नहीं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, बालक कौन है, पहले तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बालक कौन है, किसको बालक की श्रेणी में गिना जाएगा, 18 साल से कम के सारे बालक हैं क्या, क्या 18 साल, वो तो किशोर आएंगे, किशोर है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा बालक में आता है, ठीक है, उसको हम बालक कहेंगे। तो 14 साल से कम उम्र का कोई भी कारखाने वगैरह में काम नहीं करेगा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँ इसे तो 18 साल तक ही कर दो, क्योंकि जब तक मैच्योरिटी लेवल आता है ना 18 साल तक, कितने मैंने ऐसे देखे हैं कि आप ढाबे पे जाएंगे, आप अदर्स छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए होते हैं, छोटे छोटे काम की दुकानें हैं जिनमें दुकानों में काम वाम कराने के लिए लेबर की जरूरत होती है, छोटे छोटे बच्चे लगाए रहते हैं 10-10 12-12 साल के, और ढाबों में तो इतना बुरा हाल है, 11 बजे छोड़ते हैं बच्चों को रात को, बताओ, जो सोने का टाइम हो वो बेचारा 11 बजे जा रहा है, 11-12 साल का बच्चा। तो मैं तो कहता हूँ कि कहाँ है हमारा मानव अधिकार आयोग, आओ एक्शन लो, जगह जगह खूब खुले हुए हैं, सबसे पहले इन ढाबों वालों पर और होटल मालिकों पर इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज को लेकर के, ठीक है। अब आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता क्या कहती है, अनुच्छेद 25 से लेकर, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आपको अपने अंतःकरण से, आपकी इच्छा है, आपका जो भी धर्म को मानना चाहे उसको मान सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको कोई मनवा नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि हाँ आपको ये धर्म मानना है, जैसे कि एक सेकंड में पानी पी लूं, आप जिस धर्म को चाहें आप उसको मान सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसे आप कल को आप हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई गीता बांट रहे हैं, गीता पुस्तक बांट रहे हैं, या फिर आप जगह जगह सत्संग कराते हैं, ठीक है, या आपने देखा मुस्लिमों में जमात जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जमात चली जाती है, ठीक है, तो वो है, कर सकते हैं। क्रिश्चियंस हैं वो जगह जगह संडे में या करते रहते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्य कोई भी करें, कल को जागरण करें, ठीक है, और चौकी करें माता की और जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, आपको प्रबंध करने का आपको स्वतंत्रता, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, ये अनुच्छेद 26। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है, कर वगैरह ये है नहीं वैसे, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ऊपर के इंपोर्टेंट है वो है, इसमें नहीं है कोई विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए उस पर टैक्स फ्री रखा जाएगा उसको, इस तरीके से है किसी को। कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, देखिए शिक्षा संस्थाएं जितनी भी हैं और धार्मिक शिक्षा, किसी भी, पहली बात तो ये समझ लीजिए जितने भी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उसमें पर्टिकुलर किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो ये उसी के संबंध में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, नया एक फंडामेंटल राइट ये आता है, तो कितने फंडामेंटल राइट हो गए, मैं एक बार पीछे से फिर से करता हुआ चलता हूं, एक तो ये था, ये वाला फर्स्ट, ठीक है, समता का अधिकार, दूसरा ये था, पहला दूसरा, तीसरा क्या क्या था, ये रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा कहाँ है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा ये रहा, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। वैसे मूल संविधान में 7 थे, ठीक है, एक 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया, पता है ना, आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, अब वो हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, ठीक है, चलो चलेंगे हम।
तो अब आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं जैसे पारसी है, जैन है, बुद्ध हैं, ठीक है, इन सिख हैं, तो इनके जो हित हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, जैसे कृपाण के कड़ा केस ये सब चीजें रख लेते हैं ना वो, तो वो इनके हितों का संरक्षण ही है। शिक्षा संस्थाओं, पगड़ी पगड़ी भी रखते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जैसे जगह जगह मदरसे खुले हुए हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, या फिर आपने चर्च जैसे ऑल सेंट स्कूल है, या सेंट थॉमस स्कूल है, या सेंट जॉर्ज स्कूल है, स्कूल शिक्षा संबंधी वो सेंटों ने खोल रखे हैं ना, क्रिश्चियनिटी के खुले हुए हैं, या फिर जैनिज्म के अलग अलग हैं, बुद्धिज्म के अलग अलग हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिज्म का था तो उसी को लेकर के है। ठीक है, ये हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 कहता है। 31 वाला हमारा निरसन हो गया है। अब आता है हमारा ये, इसमें एक इंपोर्टेंट आएगा जो आगे चल करके 32, इसके बाद वाला इंपोर्टेंट नहीं है। क्या कहता है इसमें? कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियां। ये कांस्टेबल में कुछ नहीं आएगा, अगर इसको क्लेरिफाई करूँ ना और ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो वो पीसीएस में चला जाएगा, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। 31 कुछ नहीं, आप आते सीधे इस पर, ये वाला संविधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसी को किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। सबसे पहले तो ये सेंटेंस बैठा लो दिमाग में, क्या बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा, आत्मा लो, संविधान की आत्मा बना दो। किसने कहा है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और किसको कहा गया है? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में क्या है? इसमें हमारे, अब एक बात बताओ, आप आपको मूल अधिकार तो दे दिए कि आपको ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है। सपोज दैट मैंने आपकी जेब में आपको पैसे दे दिए, 500 के अलग नोट दे दिए, 100 के अलग दे दिए, 1,000 के अलग दे दिए, अब उनको खर्च करने की अनुमति नहीं दी, तो क्या वो आपके फायदे के हैं? नहीं ना। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कैसे किया जाएगा? वो करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दो न्यायालय होते हैं। ठीक है, आप सीधे अगर आपके कोई मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप आर्टिकल 226 को पकड़ करके, आप याद कर लेना, आर्टिकल 226 से सीधे कहां जा सकते हैं? एचसी यानी हाई कोर्ट, उस राज्य के संबंधित हाई कोर्ट में। सपोज दैट कोई असम का है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, कोई उत्तराखंड का है तो वहीं के हाई कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 226 को पकड़ करके। हम यूपी के हैं तो यूपी की जितनी भी खंडपीठ है उनमें जा सकते हैं हाई कोर्ट में 226 को। और आर्टिकल अगर हमारे नजदीक पड़ता है, जो भी है सुप्रीम कोर्ट नजदीक पड़ता है, तो आर्टिकल 32 को पकड़ करके हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सेम रिट जारी करते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है, 5 रिट, 5 रिट, जिनमें क्या है, रिटों के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो 5 प्रकार के रिट थोड़ा सा बता देता हूँ, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, ठीक है, इंग्लिश में भी बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा। तो इस तरीका की 5 रिट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है सीधे कि यहाँ आ जाइए। समझ गए ना आपको? अगर आपका कोई मूल अधिकारों का हनन करे इनमें से कोई भी अधिकारी, यानी राज्य से संबंधित, मैंने बता दिया, पर्टिकुलर कोई पर्सन आपका कर रहा है, आप कहीं ऑफिस में गए और उसने आपकी बात को नहीं सुनना, या आपने अपनी बात रखने का आपको हक है, आपका फंडामेंटल राइट है, और वो नहीं बात सुनी गई, नहीं रखी गई, तो आपका कहीं पर मूल अधिकारों का जहां पर भी हनन हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ 32 को पकड़ करके कि मेरे साथ फला फला आदमी ने ये किया था, अपने आप उसको जवाब देना पड़ेगा, वहां बुला लेंगे। ठीक है, या वो राज्य हो, या वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या सरकार हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो, कहीं पर भी आपके मूल अधिकारों का हनन हो तो आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं 226, और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो 32 को पकड़ करके आप सीधे सीधे चले जाइए। ठीक है, और इनके बारे में 5 रिट, उनके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन सी है। जैसे अभी सपोज दैट आपको, आपका फंडामेंटल राइट ये बना हुआ है कि किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने, सपोज दैट 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना होगा, बंधक बना करके थाने में बिठा करके नहीं रख सकती, क्योंकि आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो क्यों रखेगी वो?
दोष सिद्ध करने का काम किसका? न्यायपालिका का। आपको अरेस्ट करके लेके गए, सबसे पहले वो वहां पर आपका टाइम नोट करेंगे, फिर उसके विद इन 24 आवर्स आपको कहां पर, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर नहीं करता ऐसा कोई, तो आपका कोई सगा संबंधी या आप अपने वकील के माध्यम से एक रिट वहां पहुंचवा दें सुप्रीम कोर्ट। वो जो संबंधित अधिकारी होगा ना, उसको तुरंत कोर्ट वहां पर बुला लेगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कि आप यहाँ आ जाइए, आपने क्यों नहीं किया। जैसे अभी एक मामला हुआ था राजा रघुवंशी वाला, वो सोनम रघुवंशी थी जिसने मारा। मैं आरोप नहीं सिद्ध कर रहा, मैं होता कौन हूं मैं बताता हूँ। ऐसा आरोप था कि उस पर आरोप है उसको पति को मारने का। तो उसको जब अरेस्ट किया गया यूपी से, और उसने क्राइम किया था मेघालय में, तो यहाँ से मेघालय जाने में तो टाइम लगता ना, काफी घंटे। तो उसको यहीं पर गाजीपुर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया यहीं पर। तो आपको जहां नजदीकी होगा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट उसको चाहे तो पुलिस कस्टडी में दे, न्यायिक कस्टडी में दे, वो उनका काम है। ठीक है, रिमांड दे ना दे वो उनका काम है। पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा ही होगा, फिर उसका मेडिकल होगा। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, नहीं कराया जाता। आपको पुलिस नहीं मार सकती, ठीक है ना। मेडिकल में नहीं आना चाहिए, मेडिकल में अगर आ गया तो आप उस पर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पुलिस का काम नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, और पता होते हुए भी हम उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बने रहिएगा, कल को फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखना, धन्यवाद।